बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसले का ऐलान करते हुए कौमी असम्बली समेत चारों सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि इख्तियार सब बानी PTI के पास है, वो जब चाहे हुकूमत गिराने का हुक्म दे दें। आईनी तरीके से कभी भी हमारी हुकूमत को नहीं गिराया जा सकता। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन ने कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों की जो मखसूस नशिस्तें थी उनको बहाल कर दिया है। अब असम्बली में जो नशिस्तों की क्या पोजीशन है? ये सब इरेलीवेंट मामलात हैं। सही। और इनका आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जो या खित्ते के जो हालात हैं उस पर ये सीटें और किसकी खसूसी सीटें आगे पीछे ये सब इरेलीवेंट होने जा रहा है। और शायद ये जुलाई अगस्त के अगले 1-2 महीनों में मुकम्मल तौर पे ये सारी मामलात इरेलीवेंट हो जाएं, डिस्कशन से शायद बाहर ही निकल जाएं, जो कि बड़ी हद तक अब निकल भी चुके हैं। और उसकी वजह यह है कि जो खित्ते में और दुनिया में वाक़यात पेश आ रहे हैं वो बराह रास्त पाकिस्तान समेत हर मुल्क पे असरअंदाज हो रहे हैं। तो वो सीटें और बाकी डिस्कशंस तो हो रहे हैं हर महफिल में, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जो एक अमन, सुकून, शांति ये सारी बातें चल रही थी वो सारी फ़िलहाल दूर दूर तक कहीं भी नहीं। और आने वाले चंद हफ्तों में या दिनों में या महीनों में ये ख्याल किया जा रहा है कि नई बड़ी जंगें, यानी जो जंगें ऑलरेडी जारी हैं वो नए महाज और नई तलखियों के साथ और नई कुव्वत के साथ वो दोबारा शुरू होंगी। अच्छा, ये बात जो है ये मैं क्यों कह रहा हूँ, और बाज़ गैर मुतवक्को किस्म के फ्रंट्स जो हैं वो खुल रहे हैं। और क्योंकि वही बात कि एक सिस्टम ख़त्म हो रहा है, दूसरा सिस्टम जा रहा है, तो दूसरे सिस्टम ने आना है कहीं, और दरमियान में ये अगर इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर कहा जाए या जो भी कहा जाए, इसको जो भी नाम दें, कि वर्ल्ड वॉर ना भी कहा जाए तो एक सिस्टम का कोलैप्स होना ज़रूर कह सकते हैं, जो कि 1945 में बना था और उसके बाद कोलैप्स हो गया, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा से लेके USAID से लेके और बहुत कुछ है। हर रोज़ उसको डिस्कस करता हूँ। तो अब ये कि रियासतें किस तरह अपनी बका, अपने बॉर्डर्स, अपनी मईशत, अपनी सिक्योरिटी, अपने सोशल अनरेस्ट, ये इशूज़, ये बड़े भयानक इश्यूज़ हैं जो आने वाले दिनों में सर उठाने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में ऑलरेडी उठा रहे हैं। ये पॉज के बटन दबे हुए हैं बहुत सी जगहों पे। जो बहुत सी जंगें ख़त्म हैं वो असल में पॉज के बटन दबे हैं, और वो किसी वक्त भी भयानक अंदाज में वो जंगें दोबारा शुरू हो सकती हैं। जब मैं गुफ्तगू जो है वो पहले तो ज़रा इस पर तज़िया करते हैं ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो गज़ा में जंगबंदी के हवाले से जो उनका सोशल ट्रुथ पे मैसेज है, टू सोशल पे, तो उसकी फर्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो वही कहते हैं कि माई रिप्रेजेंटेटिव्स हैड अ लॉन्ग एंड प्रोडक्टिव मीटिंग विद इजरायलीज टुडे ऑन गज़ा। Israel has agreed to the necessary conditions to finalize the 60 days ceasefire, during which time we will work with all parties to end the war. ठीक है, अब ये हर लफ्ज़ और हर लाइन इसकी इम्पॉर्टेंट है। The Qataris and Egyptians, who have worked very hard to help bring peace, will deliver this final proposal. I hope for the good of the Middle East that Hamas takes this deal, because it will not get better, it will only get worse. Thank you for your attention to this matter. अच्छा, इससे इसका मतलब ये हुआ कि 60 दिन की लिए जंग बंदी होने जा रही है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने कहा कि इसराइल इस पे मान गया है, 60 दिन की जंग बंदी होने जा रही है, और इसको जो है वो हमास, मैं उम्मीद करता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि वो हमास इसको तस्लीम कर लेगी, और इसराइल इसको मान गया है। और रॉन डेमर जो हैं वो वाशिंगटन में मौजूद था, तो वो इसी दौरान ये सारे मामला तय पाए, और नेतन्याहू जो है वो अगले 2-4-5 दिनों में वो भी वाशिंगटन जा रहा है, जहाँ उसकी प्रेसिडेंट ट्रंप से भी मुलाकात है, JD वेंस से भी मुलाकात है, मार्को रूबियो से भी मुलाकात है, स्टीव विटकॉफ, ये सारी जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हैं।
लेकिन इसके साथ ही एक नई बड़ी जंग इस खत्ते में वो दोबारा सर उठा रही है। इस खत्ते से मुराद मेरी यह है कि वेस्ट एशिया की तरफ, क्योंकि 60 दिनों की जंग बंदी तय नहीं थी वित्कॉफ प्लान में। वित्कॉफ प्लान में यह तय था कि एक मुस्तकिल जंग बंदी हो जाएगी और उसके बाद 2 रियासती हल हमारे सामने आ जाएगा जी। और तमाम यरगमाली वहाँ से रिहा हो जाएंगे और कैदी रिहा हो जाएंगे और ये सारे मामला तय पा जाएंगे। और उसके बाद 4 अरब ममालिक की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वहाँ पे पहुँचेंगी और अमन व अमान के हालात संभाल लेंगी। और उसके बाद एक इंटरम सेटअप वहाँ बनेगा जिसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी को अरसर-ए-नौ मुनज़्ज़म किया जाएगा और जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन अब ये मामला सारे पिछले 24 घंटों में अचानक रुक गए हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये बड़ी जंगें हैं, तो इन जंगों में हतमी तौर पे ये कहाँ जाके ठहरती हैं, कहाँ जाके थमती हैं, ये भी कोई नहीं जानता। तो वो मामला जो है वो रुक गया। और प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर यकीनन वहाँ पे जो इवेंजलिस्ट हैं और जो ज़ायनिस्ट हैं और जो एक्सट्रीम राइट विंग और उनका मेगा का जो वोट बैंक है, जिसके ऊपर मैं कई दिनों से सवाल भी उठा रहा था कि वो कैसे इसको तस्लीम कर लें इतनी आसानी से, तो वो जो है वो टोटल सीज फायर से पीछे हटके वो 60 दिन के सीज फायर पे चले गए। अच्छा, 60 दिन के सीज फायर का मतलब है 0/0/0 अमन और सुकून या शांति वहाँ पे किसी भी तरह से। ये जब नवंबर 2023 में जो है वो जब 6 हफ्ते हुए थे सिर्फ ये जंग और जाहिरियत और ये सारा जो अक्टूबर 2023 के बाद, तो उसमें जो है वो 4 दिन का पहले सीज फायर हुआ था, सिर्फ 4 दिन का। ये है नवंबर 2023 और 4 दिन का सीज फायर हुआ था। उसके नतीजे में 50 इसराइली फ़ौरन रिहा हो गए थे 4 दिनों के अंदर, और जवाब में जो है यहाँ से 150 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चे रिहा हो गए थे। लेकिन ये है कि ये दिसंबर में ये वो सीज फायर फौरी तौर पे ख़त्म हो गया था और 110 होस्टेजेस जो हैं वो इस दौरान यरगमाली और 240 फ़लस्तीनी रिहा हो गए थे, लेकिन वो ख़त्म हो गया था। और उसके बाद जो है वो तेज़ी से दोबारा जाहिरियत शुरू हो गई थी, बॉम्बिंग शुरू हो गई थी। ये 2-2 हज़ार पाउंड वज़नी बॉम्ब्स, और नेतन्याहू ने कहा था कि हम जो है वो ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ बाइडेन दौर की, और ग्राउंड ऑफेंसिव हम शुरू कर रहे हैं और सारे लोग इधर चले जाएं उधर चले जाएं। ये 2024 जो है वो एक बदतरीन एक खूनी साल गुजरा गज़ा के लिए। और उसमें बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया कि मार्च 2024 में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जंगबंदी की करारदाद जो है वो पेश हुई, तो उसमें जो है वो 15 में से 14 जो अरकान हैं उन्होंने जंगबंदी के हक़ में वोट डाल दिया था, लेकिन एक वोट जो है वो वीटो हो गया, तो जंगबंदी नहीं हो सकी। फिर उसके बाद मई में ये बाइडेन साहब का फार्मूला था जो बाद में आगे भी चला, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं बाइडेन का ही फार्मूला आगे लेके चलूंगा कि 3 स्टेज 3 मराइल होंगे, एक मरहले में ये होगा, दूसरे मरहले में ऐसा होगा। वो कई दफ़ा हम रिपीट कर चुके हैं। और तीसरा मरहला जो है फाइनल, वो 2 रियासती हल की तरफ जाएगा। हमास भी उसमें नहीं होगी। 16 ग्रुप्स जो हैं वो चाइना में जमा हुए, रशिया में हुए, तय हुआ फ़लस्तीनी कैदी कितने रिहा होंगे वगैरह वगैरह करके वो लेकिन बाइडेन दौर में वो बात आगे नहीं बढ़ सकी। ट्रंप आए तो आने से एक दिन पहले 19 जनवरी को 20 को इन्होंने अपना ऑफिस संभालना था, तो 19 तारीख को जो है वो उसका पहला जो मरहला था उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। स्टीव वित्कॉफ फाल हुए और ये सारा मामला आगे बढ़ने लगा। लेकिन उसके बाद जो है वो सारा का सारा जो मसला था पहले मरहले के बाद से लेके जो वो फिर तहलील हो गया, और वो दिन और ये जून का दिन वहाँ पे खूरेजी शहादतें जारी हैं, गज़ा में भी और मगरबी किनारे में भी। अच्छा, इस दौरान जो प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए सामने, तो उन्होंने कहा कि ये बार बार जो हमास के लोग आते हैं और यरगमालियों को रिहा करते हैं और परेड होती है उनकी, तो ये एकदम एक साथ क्यों नहीं ख़त्म होता, इसको एक साथ ही ख़त्म कर दिया जाए।
ताकि ये क्या हर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन का एक सीज फायर होता है, ये बात उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने जॉर्डन के जो किंग हैं उनकी मौजूदगी में, शाह अब्दुल्ला की मौजूदगी में, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये तो गजा के लोग निकाल दिए जाएंगे सारे और यहाँ पे जो है ये रिवेरिया बनेगा, सारा कुछ बनेगा। उससे वो पलट गए। उन्होंने फिर कहा कि इजिप्ट का प्लान आएगा, वो सारा हम जानते हैं। इजिप्ट का प्लान जो था वो अरब मुल्कों ने पहले अडॉप्ट किया उसको, सऊदी अरेबिया ने, बाकी मुल्कों ने, फिर OIC ने किया, फिर वो सारा तय हो गया कि ऐसे होगा। लेकिन ये अब वो कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने का वक्त आया कि फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान, और हतमी तौर पे सारे यरगमालियों ने वहाँ से रिहा होना है, हमास इस पे तैयार, और उसके जवाब में इसराइली फ़ौज का विड्रॉ और मुकम्मल जो है वो इमदाद शुरू गज़ा के अंदर। और यहाँ पे जो है वो ये बात तय हो गई कि कुछ इलाका जो है मगरिबी किनारे का उसको जो है वो इसराइल के काबू में रहेगा। मेरा ख्याल है कि वो बात हो रही थी ये जो क्रिश्चियन कॉरिडोर या ज्यूइश कॉरिडोर, लेकिन ये कॉरिडोर जो हैं यरूशलेम के, ये तो उस्मानी दौर के बने हुए हैं, ये अभी कोई नहीं बने, और ये बड़े थिकली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं, और तंग गलियाँ हैं, पुराना शहर है, हज़ारों साल पुरानी इसकी तारीख़ है यरूशलेम की। तो बहरहाल ये तय पाया कि ये जो है ये इस तरह से होगा। लेकिन अचानक जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ये मुकम्मल सीज फायर की तरफ नहीं बल्कि 60 दिन की जंगबंदी होगी, और हमास जो है वो उसको कबूल कर ले, वरना ये, और इसराइल भी इसे मान गया अचानक, और इसराइल इसे मान गया 60 दिन की जंगबंदी में। और इसमें जो है यरगमाली जो है वो पहले मरले पे कुछ यरगमाली रहे होंगे, दूसरे पे कितने होंगे, आखिरी दिन क्या होगा, इस दौरान फिर मुज़ाकरात चलेंगे, बातचीत चलेंगे। यानी मामला ये है कि अभी तक जो इसको जिस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन मैं कर रहा हूँ वो ये है कि ये मामला फिर दोबारा ज़ीरो पे चला गया। यानी जंगबंदी का मतलब ये है कि इस दौरान जो है वो इसराइली फ़ौज भी अंदर रहेगी, वो किसी भी वक्त जो है वो दोबारा ये कह सकते हैं कि जी वहाँ से मिसाइल फायर हुआ है और फिर हम ज़मीनी असॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। पहले भी तो ये सारी सीज फायर इसी तरह टूटते रहे ना। या तो ये होता कि स्टीव विटकॉफ ने जो बात की थी एडन अलेक्जेंडर की रिहाई के वक्त, आखिरी अमेरिकन जो कैदी था, उन्होंने कहा था कि इसके बाद ये मुकम्मल जंगबंदी की तरफ जाएंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप ऐलान करेंगे कि एक रियासत जो है वो कंप्लीट सीज फायर का ऐलान होगा, और उसके बाद जो है मामला चले जाएंगे आगे 2 रियासती हल की तरफ, जिसके लिए दुनिया तैयार हो रही थी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो वहाँ से पीछे हटके और वो चले गए 60 दिन की जंगबंदी के लिए। इसका मतलब है कि 60 दिनों के अंदर कुछ भी नहीं होने जा रहा, सवाए इसके कि मजीद खूनरेजी होगी और हालात बद से बदतर होते जाएंगे। लेकिन वो हालात सिर्फ गजा तक महदूद नहीं रहेंगे, वो हालात जो हैं वो मगरबी एशिया और बाकी दुनिया को भी अपने लपेटे में लेंगे, क्योंकि हर एक जगह जब खूनरेजी होती है तो उसके नतीजे में दूसरी जगह दूसरा महाज भी खुलता है, तीसरा भी खुलता है, चौथा भी खुलता है। और ये हमने देखा है कि जो जंग जो है वो जिसका आगाज़ गजा से और यूक्रेन से हुआ था, अल्टीमेटली वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग, और फिर वो अमेरिका और इसराइल बमुकाबला ईरान एक हॉट वॉर की सूरत इख्तियार कर गई, और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गई। लेकिन जो ख़त्म भी हुई तो वो पॉज का बटन दबा, ठीक है ना। 12 दिन में ना उन्होंने कुछ अचीव किया ना इधर, तो उसमें कोई विक्ट्री भी नहीं हुई, कोई लॉस, मतलब वो अगले मरहले के लिए सब तैयार हो रहे हैं। अच्छा, अब इसमें 2-3 बातें, पहले तो गज़ा के हवाले से। गज़ा को ये जंगबंदी जो है, ये गज़ा की जंगबंदी ऐसे ही है कि खुरेजी जारी, और उसके साथ ही जो गज़ा का जो एक अंदर जो एड जो इमदाद अंदर जा रही है गज़ा के, तो वो गज़ा के अंदर जो इमदाद जा रही है तो उसका जो निगरान है बंदा जिसके थ्रू इमदाद जा रही है, यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशंस और ये सारे जितने अदारे हैं, इन सब को बैन करके, और गज़ा जो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नामी एक तंजीम कायम कर दी। और उसका जो वो जिसके बारे में आई कि खबर ये आई कि ये जो इसको तो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स और जूइश कॉन्ट्रैक्टर्स ही चला रहे हैं, वो मुस्ताफ़ी हो गए थे। तो अब उसका जो नया कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम है जॉनी मोर। ये जॉनी मोर जो है ये एक इवेंजलिस्ट न्यू कॉन ज़ायनिस्ट आदमी है,
और ये जो है ये गज़ा इसके हवाले कर दिया है, गज़ा के अंदर इमदाद पहुंचाना, बच्चों को, औरतों को, जितने ज़िंदा लोग बचे हैं गज़ा में उनकी सबकी इमदाद इसके हैंड ओवर कर दी है। अच्छा, ये जो बंदा है जॉनी मोर, ये गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को ये हेड कर रहा है और इसके बारे में मैं अगर 8th स्लाइड यहाँ पे मेंशन करूँ जो क्रिश्चियनिटी टुडे ने इसके बारे में इसको बताया था, इसके बारे में कुछ अर्से पहले जब इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो 8th स्लाइड उन्होंने कहा था इवेंजलिकल कंसल्टेंट जॉनी मोर अपॉइंटेड टू लीड गज़ा एड एफर्ट। 8th स्लाइड, ठीक है। अच्छा, और ये इवेंजलिस्ट है और बिब्लिकल विजन है इसका टू प्रोटेक्ट इसराइल, और ये जो है ये होली यूएस डिप्लोमेसी इन द होली लैंड, एंड नाउ दे हैव अनदर प्लेयर इन द टीम, जॉनी मोर, इवेंजलिकल पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव विद डीप टाइज टू द मिडिल ईस्ट, वाज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ बैटल गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ऑन ट्यूसडे। अच्छा, ये जो है ये एक जो है ये बैप्टिस्ट है पेस्टर, और लेकिन ये जो है ये क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है, खुद क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट अपने आप को कहता है और ये अपने आप को इसराइल का सफ़ीर भी कहता है। तो इसके हवाले गज़ा के लोगों का जो खुराक है वो इसके हवाले कर दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसकी अपॉइंटमेंट लिखा था कि 7th he attended prayer meetings in the White House and now he is the chairman of Gaza Aid Group। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके बारे में जब इसको अपॉइंट किया गया तो लिखा गया था कि फॉर्मर ट्रम्प कैंपेन एडवाइजर वर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन आफ्टर aid rollouts were hit by chaos and the deadly shootings of Palestinians। और ये पहले ये क्योंकि 2016 से पुरानी इसकी हिस्ट्री है, ये अगर मैं वॉशिंगटन पोस्ट दिखाऊं 2018 का, तो उस वक्त ये जब पेंस जो हैं ये कोशिश कर रहे थे, अगर हम 9th स्लाइड दिखा सकें, तो ये जब कोशिश कर रहे थे कि यरूशलेम तक नायब सदर जो हैं ये मूव करें, तो उसके पीछे भी ये आदमी जो है ये आगे आगे इसका नाम आपको हर जगह नजर आ रहा है, जॉनी मोर। लास्ट 2 लाइनें देखें तो जॉनी मोर द वाइट हाउस एवेंजलिकल गेट कीपर हैज़ बीन देयर टू प्रोवाइड इट। तो ये वो बंदा है जो मुकम्मल तौर पे आप समझें कि क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है। अच्छा, 2017 का अगर 10th स्लाइड हम देखें तो वॉल स्ट्रीट जर्नल 10th इवेंजलिकल क्रिश्चियंस लॉबिड हार्ड फॉर ट्रम्प्स मूव ऑन जेरूशलम। तो ये जो लोग हैं सारे ये अब वहाँ पर ये इसके ज़िम्मे इमदाद रहेगी, इस दौरान गज़ा में लोगों की इमदाद इसके ज़िम्मे रहेगी, ठीक है, जो कि इवेंजलिस्ट है और ज़ायनिस्ट है और जो और इसकी मदद जो है वो करते रहेगी इसराइल की फ़ौज और मुसाद। और ये हम जानते हैं कि चंद रोज़ पहले, अब ये जैसे 11th है तो ये खुद वहाँ पे बात हुई कि IDF के लोगों ने कहा इट्स अ किलिंग फील्ड। 11th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, ऑर्डर टू शूट डेलिबरेटली अनआर्म्ड गाज़ियंस वेटिंग फॉर एड। ये सारे लोगों को लाइन में खड़ा करके जब वो एड के लिए जमा होते तो उसके ऊपर ये गोलियां चलाने का जो काम, जो हमने चंद रोज़ पहले भी बात की थी कि उनको पहले कहा कि लाइन में खड़े हो जाओ, लोग लाइन में खड़े हुए और फिर उनके बाद उनको गोलियां मारनी शुरू करी। तो एड इनके हवाले कर दी गई है कि इस दौरान जब एड जो भी दाखिल होगी तो बाहर से दुनिया नहीं जाएगी। सीज़ फायर के दौरान जितनी इमदाद अंदर जाएगी वो ये गज़ा की ह्यूमैनिटेरियन एड जो फाउंडेशन है, यही बंदा जॉनी मोर ही जिम्मेदार होगा इस पूरी सीज़ फायर के दौरान कि ये खाना पीना अंदर पहुंचाए। ना अंदर हिलाल अमर जा सकती है, ना रेड क्रॉस जा सकती है, ना कोई डॉक्टर जा सकते हैं, ना कोई मीडिया जा सकता है। जंगबंदी होगी और खाना पीना जिसने जाना है ट्रक बाहर इनको खाना पीना दे दे, ये अंदर ले जाने के जिम्मेदार होंगे। कौन सा खाना पीना अंदर जाता है, नहीं जाता, क्या होता है, तो ये सीज़ फायर की जो है ये बात हो रही है। अच्छा, ये बात आप ध्यान में रखें, अब ये बड़ी एक भयानक सूरत हाल अचानक डेवलप हुई है जिसमें जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उन्होंने बिल्कुल आप समझें कि उन्होंने कैसी बात की है। अच्छा, इसी दौरान एक हमास जो है उसकी तरफ से भी जवाब नहीं आया। हमास इसको ज़ाहिर है कि देख रहे हैं हमास के लोग कमज़ोर हैं, उनके ज़ाहिर है कि वो पावर नहीं है। ईरान जो है वो भी जंग से निकला है और उधर हिजबुल्लाह की जो क़यादत है वो बड़ी तादाद में निशाना बनी है। तो हमास इस वक्त ये देख रहे हैं कि ये अंदर जो है इस वक्त गज़ा में सूरत हाल ये है कि वहाँ पर एक क्रिमिनल जो है उसको हमास ने पकड़ के जेल में बंद किया हुआ था और उस बंदे का जो नाम है वो था अबू शबाब। उस अबू शबाब को उन्होंने पकड़ के जेल में बंद किया हुआ था।
तो जेल में अबू शबाब को उन्होंने बंद किया हुआ था। तो अबू शबाब को जब ये 7 अक्टूबर 2023 को जब ये जहरीत और सारे अगवा और ये सारा कुछ शुरू हुआ, हमास के लोग आए, उन्होंने अगवा किया और ये सारे वाक़े शुरू हुए। उसके बाद ये हो गया इसराइली फ़ौज और मोसाद ने एक जेल पे उन्होंने अटैक किया और जेल में से जो कैदी थे उन कैदियों को छुड़वाया ना, ख़ास तौर पे अबू शबाब को छुड़ा लिया। अबू शबाब को पकड़ा हुआ था हमास ने और गज़ा की जेल में बंद किया हुआ था। इसके ऊपर इल्ज़ाम था कि ये मुखबरी करता है, ये मनशियात में मुलविस है और ये जराइम पेशा है। तो इसको हमास के लोगों ने कैद किया हुआ था। इसको छुड़ा के ले गए इसराइल के लोग छुड़ा के ले गए और कुछ दिनों के बाद इसको तकरीबन 100 मुसल्लह लोगों के साथ इसको गज़ा में दाखिल कर दिया। और गज़ा में दाखिल कर दिया इसको कि क्योंकि इसका ताल्लुक गज़ा से ही है ना, तो गज़ा में इसको पकड़ के हमास ने बंद किया हुआ था जेल में, तो गज़ा में दाखिल हो गया और साथ इसको मोसाद की सपोर्ट, साथ इसको ये जो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है उसकी भी सपोर्ट और साथ ही इसराइली फ़ौज की सपोर्ट के तुम अंदर जाओ और जब बगावत कर दो। तो अंदर जाके इसने जो अंदर एक खाना जंगी शुरू हो गई गज़ा के अंदर। अच्छा, ये जो है ये बंदा अभी भी मौजूद है गज़ा में, और लेकिन ये कितना ज़्यादा, मैं अगर लिमोंदे को ये 16 को मैं कोट करूँ तो इन गज़ा इसराइल प्रोमोट्स एंटी हमास मिलिशियाज लिंक टू क्रिमिनल नेटवर्क्स। तो इसके बारे में फ्रांस का मीडिया, फिर उसके बाद गार्डियन ने इसके बारे में पूरा इसका प्रोफाइल छापा। 14 फ्रॉम गज़ा प्रिजनर टू इजरायली एजेंट, हाउ राइज ऑफ अबू शबाब कोड इग्नाइट न्यू फेज ऑफ वॉर। ये एक नई जंग के लिए इन्होंने उसको मुसल्ला करके अंदर भेज दिया। अच्छा, अब इसको जो है वो ये कहा है कि हमास की तरफ से कहा गया है कि ये अगले चंद दिनों के अंदर ये हमारे निशाने पे हम इसको गोली मार देंगे या इसको बाहर ले जाएं। हमास अभी मौजूद है गज़ा में, ये अब कितनी है, कैसे लड़ती है, क्या होता है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि चूंकि 3-4 यानी सीज फायर खाक होनी है, वहाँ पर ये एक नया खेल शुरू होने लगा है गज़ा में। और गज़ा के नया खेल जो शुरू हो रहा है उसमें यह है कि एक तो ये अबू शबाब ग्रुप जो कि हमास के अंदर खाना जंगी के लिए और जिसको सारा पता है, और उसमें मोसाद के लोग भी हैं, और पर इसराइली फ़ौज, और फिर उसके साथ जो इमदाद जाएगी वो जिसके थ्रू जाएगी वो इनके साथ हैं। तो वो सारा एक गज़ा के अंदर एक नया कत्लेआम और नया खूनी खेल शुरू होने वाला है। और इसमें ये 60 दिन के सीज़ फायर के अंदर कौन से कैदियों ने छोड़ना है, कौन से रकमालियों ने छोड़ना है, क्या होगा, और साथ ही क्या जो है वो नेतन्याहू जब ट्रम्प से मिलेगा तो ये कहेगा वहाँ पे कि अगर हमें बताएं कि ये तो गज़ा को ख़त्म करना है, गज़ा में हमने हमास को हमेशा टेरर ग्रुप को ख़त्म करना है और अभी ईरान के साथ भी हमारे मामला ख़त्म नहीं हुए और वगैरह वगैरह, उसकी तैयारी हो रही है और एक मज़ीद नया खूनी खेल यहाँ शुरू होने को है। और गज़ा में जो कुछ डॉक्टर्स वहाँ पर गए और उन्होंने बाहर आके जो रिपोर्ट्स दी हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो बच्चों को और औरतों को और उनको जो खाना पहुँचाया गया है उस खाने के अंदर जो है वो जहर था, जिसके नतीजे में मतलब बहुत ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चों को, कुछ औरतों ने खाना खाया है, लोगों ने जिनको ये खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और खाना खाने के कुछ देर के बाद उनकी डेथ हो गई है। किसी की कार्डियक अरेस्ट से हुई है, किसी के अचानक उनकी डेथ होनी शुरू हो गई है, तो उनको खाने में पॉइजन दिया जा रहा है और खाना जो है वो जाएगा इन्हीं के थ्रू। और ना वो एमनेस्टी ना वो अभी ये जो सीज़ फायर है इसको कबूल करना, और साथ ही ट्रम्प जो है वो कह रहे हैं कि जी इसको कबूल करो वरना मजीद बदतर हालात होंगे। बदतर हालात ही होंगे कि इसराइल के कहा जाएगा कि दोबारा फौजी कार्रवाई शुरू कर दें अंदर और फिर जंग छिड़ जाएगी। अब ये जो सूरत हाल बनी है इसमें जाहिर सी बात है कि कतर, सऊदी अरेबिया, अरब ममालिक सारे, कुछ अरब ये गैर मुतवक्को सूरत हाल बन गई है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसका फॉल आउट होने जा रहा है, फॉल आउट इसका होने जा रहा है। और वो मैं पुरानी तारीख बता चुका हूँ कि अरब ममालिक जो हैं वो एक दबाव में, यानी अभी ये भी नहीं हो रहा कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। ये तो इसराइल को तस्लीम करने वाली बात भी तब थी ना जब 2 रियासती हल होता और इसराइली रियासत मुकम्मल सीज़ फायर हो जाता और ऐसे होता और ये होता और मशरिकी यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत होता, तो फिर कहीं अब्राहम अकॉर्ड की तरफ आप जाते या किस मुल्क ने किस सतह पे ताल्लुकात रखने, किस ताल्लुकात नहीं रखने, तो वो सारा का सारा जो है वो साइड पे चला गया। अब ये है कि अब दोबारा खुरेजी का एक भयानक खेल वहाँ पे शुरू होने को है। अच्छा, अब ये जो खेल शुरू होगा तो इसका फॉल आउट होगा, इसका फॉल आउट होगा। ये मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स बहुत, ये मशरिक़ वस्ता या वेस्ट एशिया की सियासत जो है ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है और यहाँ पे बिट्रेयल की फीलिंग बहुत ज़्यादा है।
ये आप बात ध्यान में रखें कि यहाँ पर अगर मोसाद के लोगों को फांसियाँ दी जा रही हैं ईरान में, तो इसी तरह से इसराइल में भी फांसियाँ दी जा रही हैं उन लोगों को जो कि ईरान की इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे। उनकी खबरें कम बाहर आ रही हैं, लेकिन वहाँ पर भी ईरान की इंटेलिजेंस के लिए जो काम करते थे उनको फांसियाँ दी जा रही हैं। और ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि IAEA के साथ हम ताल्लुकात मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि IAEA वाले जो हैं वो जब मुआयना करने आए थे फर्दक और बाकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, तो उसमें ऑलरेडी उसमें जो हैं उनकी टीम्स जो ये न्यूक्लियर साइट्स को मुआयना कर रही थी, ये इंजीनियर्स नहीं थे, बल्कि ये मोसाद और दूसरी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके ऑफिसर्स थे, जो ये देखने के लिए आए थे कि फर्दा के अंदर कौन सी इंस्टॉलेशंस हैं और कहाँ पे क्या। तो हमारी जो इंस्टॉलेशंस बची हैं, जो तबाह हुई हैं, वो इसलिए तबाह हुई हैं कि उनको हमने वहाँ तक एक्सेस दी थी, और क्योंकि वो एजेंट्स थे और वो जो हैं वो मुखबरी करके गए। और जो हमारी जो बची ख़ास तौर पे जो रह गई, ये वो थी जहाँ तक उनको हमने एक्सेस नहीं दी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने मुखबरी की, और वो जो है उनको हम मुकम्मल तौर पे ईरान में उनकी एंट्री बंद कर रहे हैं। अब ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है कि अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा और उसके बारे में, लेकिन ये अब मैंने आपसे कहा ना कि ये अगर गज़ा में सीज़फायर नहीं होने जा रहा तो इसका मामला ख़राब होने जा रहे हैं। इसकी कैजुअल्टी जो है, इसकी कैजुअल्टी आगे आने वाले दिनों में अगर जंग फैलती है तो यकीनन ईरान क्या करता है क्या नहीं करता, क्योंकि ईरान में रिजीम चेंज तो नहीं हो सकी, रिजीम चेंज तो अब पॉसिबल भी शायद नहीं रही, क्योंकि ईरान जो है वो उस ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है जहाँ पर और आज प्रेसिडेंट मैक्रों की कोई 3 साल के बाद बात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और उसमें जहाँ यूक्रेन डिस्कस हुआ है वहाँ पर ईरान भी तफसील से डिस्कस हुआ है। और ईरान जो है वो एक ऐसे ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है जिसमें रशिया भी है और चाइना भी है, और इस दौरान ईरान भी अपनी तैयारी करेगा और बाकी मुल्क भी तैयारी करेंगे। एक अरब मुल्क जो हैं, एक नाम लिए बगैर मैं बात कह रहा हूँ, मैंने कहा जी आप जो हैं वो अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़े अहम मुल्क, तो वहाँ के लोगों से कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा जी आपको एक वक्त में ट्रंप की कॉल आ जाए और शी जिनपिंग की कॉल आ जाए तो आप किसकी सुनेंगे? तो वो जो साहब थे वो काफ़ी क्लोज हैं वहाँ के हुक्मरान जो हैं, उनके काफ़ी हुक्मरानों के काफ़ी क्लोज हैं। उन्होंने कहा जी हम ट्रंप की सुनेंगे। मैंने कहा अच्छा? उन्होंने कहा हम सुनेंगे ट्रंप की, करेंगे वो जो शी जिनपिंग की तरफ से इशारा होगा। तो मैंने कहा अच्छा? कहते हाँ, कहते हम सुनेंगे ट्रंप की, करेंगे वो जो शी जिनपिंग की तरफ से इशारा होगा। तो हम इस तरह से अपने आप को बैलेंस करके हमारी बैलेंस। मैंने कहा अच्छा? तो कहते हैं ट्रंप तो खुश होगा ना कि हम सुन रहे हैं उसकी और वो, लेकिन करना हमने वो है, प्लान हमारा वो होगा जो कि हमें चाइना को हम नहीं छोड़ेंगे इन हालात में, कि चाइना का हम साथ छोड़ के एक जो है ना एक डूबती कश्ती में अपने सारे जो है वो डाल दें अपने अंडे। तो हम जो है वो इस वक्त बड़े तरीके के साथ, और सारी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह चूंकि स्टीव विटकॉफ के पुराने ओरिजिनल प्लान के साथ वाबस्ता थी, इसलिए वो भी इस वक्त हॉल्ट हो जाएंगी, वो भी रुक गई। इसमें मैंने आपसे कहा ना कि कुछ अरब ममालिक कुछ अंदर दोबारा खाना जंगी, कुछ सीरिया अनस्टेबल है, लिबिया के अंदर हालात ख़राब हैं, सूडान के अंदर मामलात ख़राब हैं, ये कॉन्गो और जो वहाँ पे रवांडा के दरमियान जो पैक्ट हुआ था, ये किसी भी वक्त ख़त्म हो जाएगा दोबारा। ये किसी भी वक्त दोबारा वहाँ पे गोलियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी और कत्ल शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक जगह का इफेक्ट दूसरी जगह पे पड़ता है। और मैंने बात पहले भी की थी कि वहाँ चाइना की इन्वेस्टमेंट भी है और रशिया ऑलरेडी मौजूद है, तो वो पैक्ट भी जो है वो किसी भी वक्त तबाह बर्बाद हो जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है। 126 मलेशियाज हैं वहाँ, तो वो कह रहे हैं कि जी इसमें जो M23 थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट मलेशिया थी, उसको तो बुलाया ही नहीं है। वो मलेशिया वाले कह रहे हैं हमें तो बुलाया नहीं, बात तो हमसे करते हैं आप। ये बात दोनों सदूर कौन है? चंपू, इनको तो हम पकड़ के रोज घुमाते हैं सड़कों पे, तो हमसे बात करते हैं आप। असल तो हम फरीक हैं, तो हमें क्यों नहीं बुलाया व्हाइट हाउस? अच्छा, उनके वो बड़े बड़े जो है ना, मतलब 7-7 फुट के गुरीले जो हैं वो कॉन्गो के और जो रवांडा के, वो कह रहे हैं हमें बुलाते भाई, हमें बुलाते, हमसे तय करते मामला, तो इनसे क्यों तय कर लिए? भाई जंग तो हमारी हो रही है। तो उसके ऊपर जो है ना वो किसी भी वक्त वो दोबारा वहाँ पे फड्डा शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें तो दूसरी चीज़ ये होगी कि ये मसला ख़राब होने जा रहा है, बिगड़ने जा रहा है, और ये सीज़ फायर नहीं होगा, बल्कि ये सीज़ फायर की तो हैसियत कुछ नहीं थी ना, सीज़ फायर होना नहीं था। ये जो मरहला था ये हतमी होना था। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा था कि मैं तंग आ गया हूँ
क्या रोज परेड करवाई जाती है लोगों से, हर रोज परेड करवाई जाती है। ये जो है, और यही बात स्टीव विटकॉफ ने की थी कि जी आप जो है जब ये इसको खत्म करें तो उसके बाद एक परमानेंट सीज फायर की तरफ जाएंगे। हमास की तरफ से भी जवाब नहीं आया। हमास गालिबन ये कुछ जो ज़ाहिर है इजिप्ट और कतर और बाकी अरब ममालिक भी दरमियान में, तो उनका कहना यह है कि आप इसको अभी कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इसको आगे चलने दें और देखें कि आगे क्या होता है। ये सारे ममालिक एक हैं, ज़हन में रखें, और इनके दरमियान जो बॉन्डिंग फोर्स है वो चाइना है। चाइना के मौजूदगी में इनके दरमियान आपस में इख्तलाफात पैदा नहीं होंगे। ईरान सऊदी अरबिया से राब्ते में, सऊदी अरबिया टर्की से राब्ते में, टर्की जो है वो इजिप्ट से राब्ते में, सारे राब्ते में हैं। लेकिन इसमें जो है इन्होंने आगे कर दिया उस अहमद शरा को। अहमद शरा की मुलाकातें हो रही हैं इसराइल से, वो पता चला अभी तो मानना ही नहीं है। अभी कौन से इब्राहिम अकॉर्ड्स, कौन से मामलात, कौन सी गोलान पहाड़ियाँ, अभी तो ये 60 दिन के अंदर पता नहीं गजा से क्या सूरत हाल निबट के आती है। आज तक एक शुरू की सीज फायर भी नाकाम हो गई थी। कोई ये दरमियान में सीज फायर के दरमियान वो टूट जाती है और वो कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, उधर से ड्रोन आ जाता है, इधर से अगवा। तो 60 दिन किसने देखे, और इन हालात में वो भी। तो मेरा ख्याल ये है कि दुनिया एक और बड़ी खूनरेजी भी देखने जा रही है, लेकिन ये खूनरेजी ऐसी होगी, अल्लाह ना करे मेरे मुँह खाक, लेकिन ये सीज फायर नहीं है। ये सीज फायर के बजाय एक आप समझ लें कि एक नया वहाँ पे एक मामला है जो बिगाड़ की तरफ डाल दिया गया। सीज फायर परमानेंट सीज फायर होती, उधर से यरगमाली रिहा हो जाते, इधर से ये फाइनल ऐलान होता दूसरी रियासत, जो बात चल रही थी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये 60 दिन की सीज फायर का गिनते शोशा छोड़ के और दरमियान में नेतन्याहू को बुलाने लगे हैं। उसके साथ जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ज़ाहिर ईरान का जिक्र भी आएगा, उसमें ये भी होगा, उसमें हमास का ये गालम गलो, तो ये सीज फायर साथ ही उसके ख़त्म हो जाएगी। और प्लस ये कि अगर आपने दुनिया को अंदर ना छोड़ा इमदाद के लिए और आपने इस इवेंजलिस्ट के हवाले कर दी सारी इमदाद, तो उसके नतीजे में हालात जो हैं वो खराबी की तरफ जाएंगे और अरब ममालिक शदीद प्रेशर में आएंगे, और फिर वहाँ पर क्या लावे फूटेंगे वो आने वाले दिन देखते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 60 दिन की जंगबंदी का कहा गया, इससे हालात मजीद बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं। मजीद बिगाड़ का शिकार होंगे क्योंकि सीज फायर की तरफ नहीं गया ना मामला। ये तो एक ऐसी तरफ चला गया जहां पर सीज फायर की कोई हैसियत नहीं है किसी भी वक्त, और ना दो रियासती हल का ऐलान हुआ ना कुछ हुआ। और ये अब एक इसमें से मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा तलखी आने वाले दिनों में इस सीज फायर से पहले, इस सीज फायर के दौरान, इस फायर के बाद, क्योंकि इशू सारे अपनी जगह है। दूसरा जो मामला है वो हमारे इस खत्ते में जन्म ले रहा है, और वो एक तो मैं ये मुझे बिल्कुल इंडियन प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन पॉलिसी जो है या इंडिया की, मैं समझने से कासिर हूँ। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का 34th ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है क्वाड की। अब क्वाड जो है वो तो खालिसतन तो छू के उसके आसपास से ना वहाँ चाइना है, ना रशिया है, ना पाकिस्तान, कुछ भी। अब क्वाड स्टेटमेंट आई है, 34th स्लाइड हम देखें तो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की, ये जो मीटिंग हुई है वाशिंगटन में, और इसके अंदर पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है। अच्छा, ना सिर्फ ये कि इसमें वो पहलगाम वाकया जो है वो तो एक दहशतगर्दी का वाकया है, उसकी तो हम भी मज़म्मत करते हैं भाई, उसकी तो हम मज़म्मत करते हैं, तो इन्होंने भी मज़म्मत कर ली। बड़ा अच्छा किया, ये तो बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। दूसरी जो बात है वो ये है कि चाइना का नाम नहीं है। वो कहते हैं एक सिचुएशन जो है ईस्ट चाइना सी की और साउथ चाइना सी की, उसके ऊपर हमारा बड़ा कंसर्न है। वो तो भाई साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी क्या, आप चाइना का नाम तो लें, क्वाड हैं आप, तो चाइना का नाम ना, चाइना का नाम है इसमें। और जो मजम्मत हुई है दहशतगर्दी के वाक़े की, अगर हम उसको वो भी दिखा सकें हमारी टीम की, आप उसको पढ़ लें पूरे इलामिया को, इसको आप देखें। ये टेररिज्म का वाक़या पेश आया ये पहलगाम के अंदर, और बिल्कुल ठीक ये पाकिस्तान का भी ये मौक़िफ़ है, और जो 25 इंडियन नेशनल चले गए हमारा भी ये मौक़िफ़ है भाई, और नेपाली सिटीजन चला गया, पाकिस्तान का नाम ही नहीं डलवा सके। ये पूरी कोशिश के बाद जयशंकर जी वहाँ मौजूद थे। अब मुझे बताएं, एससीओ की समिट, एससीओ का इजलास हो रहा है, तो उसमें जनाब इंडिया का नाम है और पाकिस्तान का उसमें नाम नहीं है, और क्वाड का इजलास हो रहा है तो वहां पे वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का, कि दहशतगर्दी को तुम कंडेम करते हैं, मगर ये कि ये नाम नहीं डलवा सके। चाइना का नाम नहीं ले सका क्वाड, बाकी को छोड़ दें, चाइना का नाम क्वाड नहीं ले सका। इतनी हिम्मत नहीं हुई क्वाड के उधरा खारजा की वो चाइना का नाम ले। दूसरी एक, मैं आपको बिल्कुल अपना तज़िया दूँ, ज़ाहिर पॉलिसी इख्तियार करना जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनकी हुकूमत है, और जाहिर है जैसे वो चलाना चाहें, मैं तो हम तज़िया कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती उन्होंने आज की है, और वो स्ट्रेटेजिक गलती जो है वो ये है कि जिसको
मैं अगर यहाँ पर आप समझें कि मैं यहाँ पे ये न्यूयॉर्क टाइम्स की ज़बानी 32nd, दलाई लामा सेज कि ही विल रीइनकार्सिनेट बट चाइना हैज़ नो सेन सक्सेसर। अच्छा, दोबारा से दलाई लामा जिनकी 6 तारीख को वो 90 साल के हो जाएंगे, तो उनकी 90 साल होने से चंद रोज़ पहले उन्होंने खिताब करते हुए वहाँ पर जो धर्मशाला है उनका इलाका हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने कहा है कि दोबारा इनकार्सिनेशन होगी और यहीं पे होगी और ऐसे ही होगा। और ये यानी जो CIA का प्रोजेक्ट था उसको भारत ने इन हालात में बगैर वजह के, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसकी क्या वजह है, उन्होंने CIA के इस प्रोग्राम को अगेंस्ट चाइना, जिसके तवील स्ट्रेटेजिक मामलात इसके असर होंगे। ये 1960 नहीं है, ये ना ये 59 है ना ये 60 है। और उस वक्त जो है वो दलाई लामा 14वें दलाई लामा जो हैं ये 1935 में पैदा हुए तेंजिन गेत्सो के नाम से, और ये 59 में वहाँ पे बगावत हुई थी और बगावत के बाद जो है ये तिब्बत से ये इंडिया में आ गए थे। और ये CIA का प्रोजेक्ट था और इसको सिटी सर्कस और सिटी बैले और मुख्तलिफ नाम यहाँ पे दिए गए। उसके बाद बाकायदा जो इनके गुरीले थे यानी जो जंगजू थे उनको ये साइपन का जजीरा है पैसिफिक में, वहाँ ले जाके बाकायदा CIA ने ट्रेन किया और वहाँ पर भी किया, और जो कैंप हेल है इनका कोलोराडो में वहाँ पर भी ट्रेन किया और पैसे देते रहे। और पैसे जो इनका भाई दलाई लामा का है जो ग्वालू तोंजब के नाम से, तो उसको पेमेंट्स होती रही, पैसे दी, CIA का प्रोजेक्ट था। अच्छा, अब इसमें और मैं यहाँ पर इसको जाहिर है कि हम यहाँ पे अगर चाहें तो ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट हम CIA के दिखा सकते हैं। थर्ड अगर देखें, थर्ड स्लाइड हम दिखाएं कि दलाई लामा ये 2 अप्रैल 1959 का जो डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है CIA का, दलाई लामा एंड हिज ऑफिशियल्स अराइव्ड सेफली इन इंडिया बॉर्डर, ये CIA का डॉक्यूमेंट है। और दे विल अराइव एट त्वांग ऑन अप्रैल 3, ठीक है। और उसके बाद इनको जो छोड़ने के लिए गए थे वो नाम उन्होंने ज़ाहिर को हटाया, और उसके बाद वो कह रहे हैं दे विल रिटर्न इंडियन बॉर्डर 1 अप्रैल को। और चाइनीज़ कम्युनिस्ट जो हैं वो इतने शेल पर डे कर रहे हैं, ये सारा तो दलाई लामा जो है वो इनका जो है वो CIA का एक प्रोजेक्ट है। और यू मस्ट हेल्प अस सून एज पॉसिबल एंड सेंड अस वेपन्स फॉर 30,000 मैन बाय एयरप्लेन, ये भेजा गया है दलाई लामा की उनके तिब्बतियंस की तरफ से जो कि बाकी थे, गुरीले थे, और ये चाइना के अगेंस्ट जो है फिर ये मदद शुरू हुई। अच्छा, लेकिन उसके बाद ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हर एक को मतलब है, मैं यहाँ पर अगर ये LA टाइम्स 23rd में कोट कर रहा हूँ, CIA गिव एड टू तिब्बतियन एग्जाइल्स इन 60s फाइल्स शो, ये 23rd स्लाइड, ये LA टाइम्स की 15 सितंबर 1998। फिर उसके बाद CIA गवर्नमेंट ने खुद इसमें ये शो कर दिया तिब्बत एंड चाइना 24th, उन्होंने खुद पेपर्स को डी क्लासीफाई किया और उन्होंने उसमें बताया कि तिब्बत और चाइना का जो क्या प्रोजेक्ट थे हमारे, और किस तरह से हम वहाँ पर चाइना के अगेंस्ट ये सारा का सारा जो प्रोजेक्ट था इसको हमने कई सालों तक इसको सपोर्ट किया, और ये उस वक्त हमारे हालात थे, हमारी मजबूरी थी, वगैरह 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 करते रहे ये सारा का सारा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो 1998 में ही जो है वो दलाई लामा ने खुद ये कहा कि इट गॉट मनी फ्रॉम CIA। 25th स्लाइड, 25वीं स्लाइड, ये 2 अक्टूबर 1998। फिर उसके बाद ये है कि ये मेमोरेंडम जो वहाँ की जो डी क्लासीफाइड पेपर्स हैं 1971 में ये बात फिर सामने आई। फिर 27 स्लाइड देखें, वाशिंगटन पोस्ट फॉर एग्जाइल्ड तिब्बतन US फंडिंग वाज ऑलवेज अबाउट मोर देन जस्ट एड, ये वाशिंगटन पोस्ट खबर दे रहा है ये। उसके बाद जो है अगर हम देखें ये ऑफिस, ये 28 स्लाइड देखें, मेमोरेंडम फ्रॉम असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक अफेयर्स एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर नियर, ये सारा उनके लिए पेपर्स तैयार हुए हैं। अच्छा, अब बात ये सारी वाशिंगटन पर आज का क्या कह रहा है। आज का वाशिंगटन 29th, दलाई लामा lays out succession plan denying Chinese efforts at control. NBC News, Dalai Lama signals China should stay out of divine succession process. देखिए, बात यह है इन हालात में मैं बिल्कुल समझने से कासर हूँ। आज जो मोदी जी हैं
वो रवाना हो गए हैं। ये कुछ 6-7 मुल्कों के, उसमें वो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो कई मुल्कों को दौरा कर रहे हैं, अर्जेंटीना, घाना, ब्राज़ील और वो त्रिनेड और पता नहीं कहाँ पर वो जा रहे हैं वो 12, लेकिन और 9 तारीख को वापस जाएंगे जो टैरिफ का ऐलान हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, दलाई लामा का इशू, ये जो है ये बड़ा सेंसिटिव इशू है चाइना के लिए। और ये इन्होंने दोबारा सीआईए के प्रोजेक्ट को अपने यहाँ दोबारा जगह देके, एक तो मतलब ये है कि डीप स्टेट एक्टिव है कहीं ना कहीं, अभी वो ख़त्म नहीं हुई और वो अपनी जगह मौजूद है। दोबारा उसने दलाई लामा से कहा कि मैं यहाँ पे धर्मशाला में एग्जिस्ट करूँगा। इन्होंने चाइना, एक तो ये कि रीजन के अंदर पहले ही ब्लॉक बन रहा था, बहुत बड़ा ब्लॉक, जिसमें बांग्लादेश भी था, जो सार्क के पैरेलल एक ब्लॉक बन रहा था, और वो उसमें सेंट्रल एशिया भी आ रहा था, उसमें ईरान भी आ रहा था, और मुल्क उसमें एससीओ के साथ मर्ज होकर सारा, और शायद इंडिया का भी कोई बात बीच में चल रही थी। कुछ मुल्क इंडिया के लिए भी कोशिश कर रहे थे कि एक ब्लॉक ऐसा बन जाए जिसमें कोई मतलब है कि कम से कम तिजारत हो, बात आ गई। ये इतनी इन्होंने सेंसिटिव बात इस वक्त इन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, मेरा ख्याल है एक तारीखी गलती, कुछ होती है ना हुकूमतें आ रही हैं जा रही हैं, वो छोड़ दें कि कांग्रेस आ गई, बीजेपी, इन्होंने उस प्रोजेक्ट को रिन्यू करके इतना खतरनाक फैसला किया है बिला ज़रूरत। इन हालात में जब दुनिया मुख्तलिफ पोल्स की तरफ जा रही है, मुख्तलिफ बातें, इसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊं। इसका मैंने आपसे कहा ना, ये ना 1959 है और ना ये 1960 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप वहां पर अलहदगी पसंद कुव्वतों को यहां पर लेकर आते हैं और आप उनको धर्मशाला में रखते हैं और वहां पर आप उनके मजहबी जो इशू, जिसका कोई ताल्लुक नहीं बनता आपका, आप उसमें यहाँ लाके सीआईए के प्रोजेक्ट को यहाँ पे रखते हैं और आप यहाँ पे उसको बसाते हैं जिसके ऊपर चाइना सेंसिटिव है। तो इसका मतलब है 7 सिस्टर स्टेट्स को तो भूल जाएं। फिर देखिए, अगर आप दूसरे मुल्कों की अंदरूनी उनके सेंसिटिव रिलीजियस मसले होंगे और आपको ताल्लुक नहीं है आपका, आप हिंदुत्व में आपका क्या ताल्लुक है यार, आप कभी मतलब कुछ ताल्लुक ही नहीं बनता, इस वक्त कोई ताल्लुक ही नहीं बनता आरएसएस का कि ये जो है ये दलाई लामा के साथ रखते हैं, ये ठंडा करके कि रीजन में दुनिया में क्या हालात हो, इन्होंने दलाई लामा के साथ कमिट कर लिया। अब दलाई लामा जो है वो जनाब उधर रहेंगे और ख़ास तौर पे वो हर जगह ये एक कहते हैं ना कि उसको उनको टीज करने के लिए कि ये चाइना के अगेंस्ट ये देखिए 31 गार्डियन, दलाई लामा डिफाइज चाइना टू से 31st स्लाइड देखें, टू से सक्सेसर विल बी चोजन बाय तिब्बतन ट्रेडी। अब बात यह है कि आप अगर ये करेंगे, मुझे बताएं यहां पर, तो क्या आप ये कर किससे रहे हैं आप चाइना से, मतलब बगैर वजह एक सेंसिटिव इशू जिस पे डायलॉग चलता रहा है, बातचीत होती रही है मुख्तलिफ हवालों से, मतलब है कि ये जितने एलएसी के ऊपर इनके टॉक्स चल रही थी, जितने और मामला चल रहे थे, ये बैठे बैठे आज जनाब दलाई लामा आ गए, और दलाई लामा के अच्छे भी नहीं आ सकते अगर उनके पीछे सीआईए या इंडिया ना हो, या मोदी जी की एनओसी, उसके बगैर कैसे होगा। इन्होंने डील कर ली, और मैं बताऊं इतना घाटे का सौदा इन्होंने किया है। इनका ख्याल है कि इनको कोई टैरिफ से मदद मिल जाएगी, वो टैरिफ अटके हुए हैं। अच्छा, वो 500% वो जनाब, ये मैं इंडिया टुडे कोट कर रहा हूं, ये जो बिल लिंडसे ग्रैम का आ रहा है, ये 38 स्लाइड, 500% टैरिफ इंडिया एंड चाइना ओवर रशियन बिजनेस टाइज। ये रशिया से अगर ऑयल लेते हैं तो ये 38 स्लाइड में कोट कर रहा हूं, और मैं 37 भी कोट कर रहा हूं हिंदुस्तान टाइम्स की भी। अब ये अगर रशिया से ऑयल लेंगे तो 500% इनके ऊपर इंडिया और चाइना पे टैरिफ लगेगा, ठीक है। और ये अगर आप देखें तो कल को ये कहेंगे असला भी नहीं लो उनसे, असला लेना बंद करो रशिया से। देखिए ना, बात ये है कि बगैर वजह के इन्होंने ये दलाई लामा प्रोजेक्ट को अरसर नौ, बजाय इसके कि ये कहते हैं कि भाई ये मामला अब हमारा नहीं, अब खत्म करो। 1959 का सीआईए का प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया को पता है। अब दलाई लामा जो चाइना, हम खित्ते का मामला, भाई हमने इतनी भी इनकी हिम्मत नहीं हुई, मोदी जी की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो क्वाड के अंदर पाकिस्तान का नाम डलवा सकें। वो जो ये जो मार्का हक में जिल्लत उठानी पड़ी है उसको बता सकें कि 6 जहाज गिरे हैं या क्या हुआ है। और फिर उसके बाद ये जो है ये क्वाड के अंदर साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, वो भाई वहां तो मछलियां भी घूमती हैं। वो भाई चाइना का नाम लेना, आप नाम भी नहीं ले, पाकिस्तान का तो छोड़े चाइना का भी ले रहे, और साथ ही आप जनाब उनके साथ पंगा क्या तोड़ रहे हैं, टैरिफ आपके हल नहीं हो रहे। उसके बाद आप उनके साथ पंगा क्या तोड़ रहे हैं इस वक्त, एक तो वो टैरिफ अटके हुए हैं ना, दूसरे वाले टैरिफ, एक तो वो टैरिफ है जो अगले, ये अलग टैरिफ हैं। ये वो टैरिफ है जो लिंडसे ग्राम का बिल है कि जिसने भी जो है वो उनके साथ डील की रशिया के साथ,
वो अलग टैरिफ है एग्रीकल्चर के और वो अलग मामला चल रहे हैं, वो मुझे नहीं पता उस पर कितना, वो कह रहे हैं बिग डील होने वाली है हमारी इंडिया से, वो अलग है। लेकिन ये जो मामला है कि जी आपके ऊपर जो है ये 37 देखें हिंदुस्तान टाइम्स, यूएस टू इम्पोज 500% टैरिफ ऑन इंडिया चाइना ओवर रशिया बिजनेस टाइज, ट्रम्प गिव्स नॉट टू सेनेट। अभी चला गया जनाब सेनेट में आगे और उन्होंने ओके कर दिया। 500 जो मुल्क रशिया के साथ बिजनेस करे वो भाई रशिया और चाइना के साथ बिजनेस करेगा तो 500% टैरिफ लगेंगे इंडिया पे। तो मुझे बताएं कि ये रशिया के साथ तो आप अगर ऑयल नहीं ले सकते उनसे तो कल को वेपन कैसे लेंगे आप जी। और साथ आप जो है वो चाइना से मसला खड़ा करके और साथ आप उनके बगैर हो जाके सीएई का प्रोजेक्ट और फिर आप कहेंगे कि चाइना अच्छा नहीं चाहिए, इसने ये कर दिया। ये मैं बिल्कुल समझने का कासिर हूं, इतनी जबरदस्त एक रीजनल ब्लॉक सार्क के नाम से बना, उसको बर्बाद किया, फिर ये बिम्स्टेक वगैरह वैसे ही इधर उधर हो गया। मैं आपको बताऊं ये म्यांमार भी आ रहा है, मैं आपको ये बताऊं ये म्यांमार भी इस ब्लॉक के अंदर आ रहा है। ये जो ब्लॉक बन रहा है ना, ये जो सार्क, इसमें म्यांमार भी शामिल होने लगा है। बात ये सारी इस सूरत हाल में इन्होंने उनको ऐसे चिट्ठी दे दी है कि जी आप हमारी इंटरनल जितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, क्योंकि हम आपके अंदर आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में गंद कर रहे हैं, इसलिए ये लीजिए और आप हमारी इंटरनल जो वहाँ पे मुख्तलिफ मूवमेंट चल रही हैं आप उनको सपोर्ट करेंगे, हम भी तो कर रहे हैं ना। तो ये मैं समझने से कासिर हूँ कि ये इन्होंने क्यों किया है इस वक्त और कैसे इन्होंने सीआईए को कहा है कि आप यहाँ पर बेस रख के और चाइना के अगेंस्ट आप यहाँ पे, और मेरा ख्याल से वो लिस्टिंग पोस्ट और बाकी चीज़ें भी सारी वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये इन्होंने गलत किया, इनको यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे इस पूरे सीआईए प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए था, ये दलाई लामा प्रोजेक्ट को। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।